merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. Speaker sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था, और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में, सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है, मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है।
सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, without any confusion. Superpower of the world is coming with its aircraft carriers, hundreds of aircraft. Political will. The Prime Minister of India says we don't care. Come, but हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। Yesterday I watched, राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35, we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now, maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation.
स्पीकर सर, यू इमेजिन, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché, Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में कि भैया हम आपके जो military infrastructure है, आपके air defense system को हम नहीं attack करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे, right? So the point is, aircraft were lost, as this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake.
The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे. 50% होगा तो बोल देंगे. सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर. मजा आ रहा है. ऐसा नहीं सर. अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर. आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ. समय आपका कम. अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप. सर, एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल. कि न्यू नॉर्मल है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं. भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है. एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है. Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean?
that the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Acha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. Chok jata hu main. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. माननीय सदस्य इसको माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो. Sorry sir, गलती हो गई. Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is having lunch with the president. Mastermind. After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of the Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about
what political will means. This government is clueless about what it means to let the Army, Air Force, Navy fight. That's the reality of the situation. Now, I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. Well, let me tell you what that means. It means, sir, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद. प्लीज समझा दूंगा सर. प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर. Don't worry, I am ready to do it. What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Yes. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two front. That ship has sailed long ago. Speaker, sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. That was built in Pakistan with Chinese help. And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force. Speaker, sir, as I speak, and since 2021,
Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver. But there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. Speaker, sir, there is also I don't mean to keep mentioning External Affairs Minister, but it comes up because he's central to this discussion. I want to finish by telling you about something he said that shows the complete bankruptcy of the foreign policy of this government. Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. This explains why in his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the External Affairs Minister. Look, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a Prime Minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a Prime Minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a Prime Minister who completely frees the army, frees the Air Force, frees the Navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. Thank you, Speaker, sir. I'd like to end by saying this entire discussion is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me, again yesterday, where they were talking about everything. They were talking about Pakistan, they were talking about everything, but they did not mention the people who died in Pahalgam. So let me finish. Finishing. Otherwise, you are not allowing, sir, LOP. Only this time, only allowing. Other time, mic is not allowed. Sir, do not allow India to be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister,
The nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। डॉक्टर संबित पात्रा। अरे बैठो सुनो। वो भी प्रेस करो। हाँ, हो गया। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने वक्तव्य को रखने के लिए यहां आज्ञा प्रदान किया है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज मां भवानी के सिंदूर को और महादेव के त्रिशूल को मैं नमन करता हूं। मां भवानी का सिंदूर और जब तक महादेव का त्रिशूल भारतवर्ष को बचाएगा, इस देवभूमि भारतवर्ष को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है? पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस pokes hole into India's narrative। जो
पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. Rahul Gandhi। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है? कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा कहा और सभापति महोदय, मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं, यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है। यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं, मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था। ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं, सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते,
पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई, तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। संजय जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे थे कि क्यों हम लोगों ने डीजीएमओ को खबर किया। अच्छा रहता कि वो अपने पिताजी से पूछते या अपने पिताजी के बारे में जानते। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम कोई भी अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शांति प्रिय देश है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। हम चाहते थे कि हम उतनी बदमाशी के बावजूद हम चाहते थे कि अच्छे से हम काम करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट के बेस पर एयरबेस पर हमला किया और जब हम लोगों ने सारे सबूत दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के बाद जब 2016 में 19 सितंबर को उरी होता है तो भारतीय सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है तो हमने उनके घर में घुस के बालाकोट पे हवाई हमला करके उनके आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद करने का किया। और जब हमारे पायलट को गिरफ्तार किया गया तो हम उनको धमकी देके पाकिस्तान से 2 दिनों के भीतर अपने पायलट को सही सलामत भारत ले आए। यह नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और पहलगाम के लिए हमला जो था वह आखिरी अटैक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकियों को और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 14 दिन के बाद 23 मिनट में न केवल 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए बल्कि हमने नूर खान अड्डे पर अटैक किया। नूर खान एयरबेस पर अटैक करने का मतलब था कि हम चाहते तो कैराना हिल्स पर भी अटैक कर सकते थे, हम चाहते तो प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी घर पर अटैक कर सकते थे। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। जब 2006 में ट्रेन ब्लास्ट होता है, 189 लोग मारे जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ मिल करके आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। जब 26/11 में मुंबई की घटना होती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। अहमदाबाद में जब यूपीए में बम ब्लास्ट होता है हम कड़ी निंदा, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कड़ी निंदा, वाराणसी बम विस्फोट में कड़ी निंदा, बेंगलोर में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आतंकी हमला करके साइंटिस्ट मारते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना हम लोगों ने कड़ी निंदा किया था कि बेचारा कड़ी निंदा भी सुसाइड कर ले। लेकिन जब एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसा बनो, इंदिरा गांधी जैसा बनो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पकड़ा था तो पाकिस्तान ने भी 618 भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर उस 618 में 54 सैनिक हम आज भी वापस नहीं ला सके। इसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी है कि नहीं, यह बताना चाहिए। मेजर अशोक सूरी ने कि उनके पिताजी को 7 दिसंबर 1974 को हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। सेना कंफर्म करती है कि हाँ, यह मेजर सूरी की चिट्ठी है जो पाकिस्तानी जेल से आई थी।
लेकिन उसके बाद भी हम अपने उन सभी 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है और इसके लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 1965 में पीओके में हाजीपुर दर्रा कैप्चर कर लिया था। अगर उसको हम नहीं छोड़े होते तो हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि पीओके से कोई आ सके। हम लोगों ने 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। हम लोगों ने अक्साई चीन में जमीन कैप्चर किया और माननीय नेहरू जी कुछ नहीं बोले। 1948 में ऑल इंडिया रेडियो में जाकर के उन्होंने रोक दिया कि भाई इसके आगे मत बढ़ो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कांग्रेस पे कहना चाहूंगा, जो आज हम लोग पर टिप्पणियां हो रही थी कि वह एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक है फटी हुई, वह हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब मीडिया के साथियों से बात कर रहा था तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजयोत्सव की बात करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना के जो गूंज है, जिस सदन में सुनाई दी है, मैं उसे अपना एक स्वर मिलाने खड़ा हुआ।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस प्रकार से देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिए, देश की जनता मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल के बाद मैंने एक सार्वजनिक रूप से और विश्व को समझ में आए इसलिए कुछ अंग्रेजी में भी वाक्यों का प्रयोग किया था और मैंने कहा था कि हमारा संकल्प है, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हमारी सेना की सफलता के उससे जुड़े भारत के उस पक्ष को सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। पहला पक्ष, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो कई बार हुई है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्गे उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की हैं वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। पांचवा पक्ष, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ
जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और भी एक महत्वपूर्ण काम जो हुआ है, वैसे जब राजीव गांधी जी थे उस समय उनके जो एक डिफेंस का काम देखने वाले अमोस थे, उन्होंने जब मैंने सीडीएस की घोषणा की तो वो बहुत प्रसन्न होकर के मुझे मिलने आए थे और बहुत बहुत प्रसन्न थे वो। इस समय ऑपरेशन में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसके बीच की सिनर्जी, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की, उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं, उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में
कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे।